है दोस्तों, एजुकेशन विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है अबाउट द मोल्ड डिजाइन इंटरव्यू। तो मोल्ड डिजाइन इंटरव्यू में जब भी आप इंटर करते हो तो भाई आप बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो। तो वो नर्वसनेस का कारण क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता। अगर आपके पास मोल्ड डिजाइन से रिगार्डिंग या फिर मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप आसानी से और अच्छी तरीके से इंटरव्यू दे सकते हो। राइट, चलिए, तो मोल्ड डिजाइन इंटरव्यू के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। कौन सी स्किल्स होती है भाई? जो भी कंपनी को रिक्वायर्ड है। अगर कोई भी कंपनी, जिस इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो जो कि मोल्ड डिजाइन से रिलेटेड है, राइट, तो आपके पास उसकी स्किल होनी चाहिए। राइट, जिसमें होता है कैड सॉफ्टवेयर स्किल और ड्राइंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। राइट, मतलब यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द कैड सॉफ्टवेयर। आपको कैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। वीएमसी, सीएनसी या टूलिंग का नॉलेज होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्लेट पे आप किस तरह से कोर और कैविटी को डिजाइन करोगे तो उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं किसी भी इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर चाहते हो कि आपको उस इंडस्ट्री में जॉब मिले तो भाई आपके पास स्किल होना जरूरी है। स्किल से मेरा मतलब क्या है कि भाई आपके पास ये तीन चीजें होना चाहिए, जिसके अंदर स्किल, कैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज और मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है किसी भी प्लेट के ऊपर या किसी टूल के ऊपर। राइट, ठीक है। मोल्ड टेक्नोलॉजी के कुछ की पॉइंट्स जानना जरूरी है, तो हम लोग की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिससे आप किसी भी मोल्ड डिजाइन के या फिर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। राइट, सबसे पहले है बेसिक ऑफ मोल्ड डिजाइन। ठीक है, जिसके अंदर मोल्ड डिजाइन का बेसिक को हम लोग समझते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक मटेरियल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लाइक श्रिंकेज वैल्यू। राइट, उसके बाद है मटेरियल का सिलेक्शन प्रोडक्ट के लिए और साथ ही साथ मोल्ड टूल के लिए भी। राइट, मतलब मैं स्टील की भी बात करूंगा वहां पर और प्लास्टिक के मटेरियल की भी बात करने वाला हूं। राइट, फिर है प्लास्टिक पार्ट डिजाइन। सबसे पहले प्लास्टिक के पार्ट को डिजाइन करना पड़ता है, तभी तो हम उसके लिए मोल्ड को डिजाइन करते हैं। राइट, डीएफएम रिपोर्ट। डीएफएम मतलब होता है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट, कि अगर प्लास्टिक के पार्ट की अगर आप डीएफएम रिपोर्ट अगर आप तैयार कर लेते हो तो उसके मोल्ड को बनाना आसान होता है। राइट, फ्लो एनालिसिस फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ मोल्डिंग डिफेक्ट। भाई फ्लो एनालिसिस जरूरी है। अगर आपका पार्ट कंप्लीट है, नंबर ऑफ कैविटीज अगर आपको पता है तो आप उसका फ्लो एनालिसिस करके देख सकते हो कि उसके अंदर कोई किसी भी तरह का डिफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या फिर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं। राइट, ठीक है। कंसेप्ट डिजाइन फॉर द मोल्ड फेजिबिलिटी। कंसेप्ट डिजाइन आपको करना पड़ेगा एक, राइट, कैड डिजाइन एक करना पड़ेगा ताकि आप समझा सको कि कस्टमर को कि भाई किस तरह से आपका मोल्ड बनने वाला है। राइट, बॉम मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल से ये पता चलता है कि कितना मटेरियल जो है वो मोल्ड टूल के लिए परचेस करना है। राइट, उसके बाद है मोल्ड डिजाइन का कैलकुलेशन। ठीक है, एंड लास्ट वन है फाइनल डिजाइन ऑफ मोल्ड। ठीक है, तो मोल्ड का हम लोग फाइनल डिजाइन करेंगे। राइट, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। बात करते हैं इंटरव्यू टिप्स के बारे में, कि अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी भी मोल्ड डिजाइन के इंटरव्यू के लिए अगर आप प्रेजेंट होते हो, आप जाते हो, तो जब भी कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो आप लिमिटेड आंसर दीजिए। राइट, मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बोलिए। अगर बढ़ा चढ़ाकर बोलोगे तो वन बाय वन वो और क्वेश्चंस आपसे पूछता जाएगा। राइट, ठीक है, तो दैट्स वाई लिमिटेड आंसर देने की कोशिश करिए। ओके, चलिए, अगर नहीं दोगे ना तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क आपके सामने रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछने वाला है। राइट, चलिए, ठीक है, तो बात करते हैं बेसिक ऑफ मोल्ड डिजाइन के बारे में। ठीक है, तो बेसिक ऑफ मोल्ड लाइन में कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं मोल्ड डिजाइन में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले उसमें होता है मोल्ड बेस, फिर होता है कोर और कैविटी, कूलिंग चैनल्स, इजेक्शन सिस्टम और इंजेक्शन मोल्ड मशीन का स्पेसिफिकेशन। तो देखो, सबसे पहले हम लोग मोल्ड बेस के बारे में समझते हैं। देखो, मोल्ड बेस में बेसिकली ये कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर मैं इसको डिटेल में बात करूं तो बेसिकली इसके अंदर एक फिक्स्ड हाफ होता है, राइट, और इसके अंदर एक मूविंग हाफ होता है। राइट, और मोल्ड की हाइट जो होती है वो फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ को मिलाकर बनती है। ठीक है, फिक्स्ड हाफ में टॉप प्लेट, मैं बात करता हूं टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट होती है, क्योंकि फिक्स्ड हाफ का पार्ट है। राइट, मूविंग हाफ की बात करता हूं तो उसके अंदर कोर प्लेट, बैक प्लेट, स्पेसर, इजेक्टर ग्रिड और बॉटम प्लेट होती है। राइट, ठीक है। कोर और कैविटी की बात करता हूं तो कोर और कैविटी क्या होती है भाई? कोर और कैविटी मतलब किसी भी कंपोनेंट के लिए एक सिंपल सा कोर और कैविटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांचा। राइट, तो कोर और कैविटी बोल सकते हो। कैविटी जो होता है वो फीमेल पोर्शन होता है और जो कोर होता है वो मेल पोर्शन होता है किसी भी कंपोनेंट या इंप्रेशन का। राइट, ठीक है, तो अगर मैं पूरी तरह से पैक करूंगा तो कोर और कैविटी को मिलाकर हमारी पार्टिंग सरफेस या पार्टिंग लाइन जनरेट होगी।
ठीक है। कूलिंग चैनल्स की बात करते हैं तो देखो कूलिंग चैनल क्यों जरूरी है, किसी भी पार्ट को ठंडा करने के लिए, राइट, उसको मोल्ड से इजेक्ट करने के लिए कूलिंग जरूरी है, राइट। कूलिंग बेसिकली क्या है, उसका जो कूलिंग का जो डायमीटर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की वॉल थिकनेस या पार्ट की वॉल थिकनेस के ऊपर, राइट। तो यहां पर अगर मैं पार्ट की थिकनेस की बात करूं और होल के डायमीटर की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर 2 और 2 से लेकर 4 और 4 से लेकर 6 mm तक का अगर पार्ट का थिकनेस रहेगा तो उसके डायमीटर कुछ इस तरह से रहेंगे, ठीक है, 4 to 8, 8 to 12 और 12 to 16, राइट। चलो इजेक्शन सिस्टम की बात करता हूं तो इजेक्शन सिस्टम क्यों जरूरी है, ताकि पार्ट को आप इजेक्ट कर सको, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर इजेक्टर पिंस आपको नजर आ रही है, राइट, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को अगर मुझे इजेक्ट करना है तो इजेक्टर ग्रिड इस कंपोनेंट को पूरी तरह से इजेक्ट करेगी लाइक दिस, ओके। चलिए, तो इजेक्टर रॉड इस इजेक्टर ग्रिड को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। इंजेक्शन मोल्ड मशीन का स्पेसिफिकेशन, कि भाई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जिसके अंदर हमारा मोल्ड लगने वाला है उसका स्पेसिफिकेशन या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब उसके स्पेसिफिकेशन में क्या चीजें हैं, जैसे टाई बार डिस्टेंस, राइट, शॉर्ट वॉल्यूम, मिनिमम मोल्ड की हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मोल्ड की हाइट हम लोग कितनी बना सकते हैं, राइट, और इंजेक्शन प्रेशर कितना है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मशीन का, राइट, और उसके बाद है इजेक्शन स्ट्रोक, भाई कितना इजेक्शन स्ट्रोक है, राइट। तो इजेक्शन स्ट्रोक के ऊपर कंपोनेंट की हाइट भी डिपेंड करती है, कंपोनेंट की हाइट अगर ज्यादा रहेगी और इजेक्शन स्ट्रोक अगर कम रहेगा तो कंपोनेंट को हम लोग इजेक्ट नहीं कर सकते, राइट। चलिए, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा, राइट। चलिए, तो बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि रिगार्डिंग रहेंगे बेसिक ऑफ मोल्ड डिजाइन के बारे में, राइट। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा मोल्ड का डिजाइन होता है एंड द मोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग होता है, राइट। लेकिन इंजेक्शन जो प्रोसेस होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले फिलिंग होगा मटेरियल का, फिर पैक एंड होल्ड होगा, मतलब फिर वो क्लैंप फोर्स से होल्ड करके रखेगा मोल्ड को, फिर उसके बाद पार्ट की कूलिंग होगी, देन ओपन होगा और इजेक्ट होगा एंड द क्लोज अगेन, राइट। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट साइकिल अगेन चलता रहेगा और शॉर्ट कंप्लीट होगा, राइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मोल्डिंग मशीन फॉर मोल्ड डिजाइन। भाई मोल्डिंग मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। कौन कौन से हो सकते हैं भाई, जैसा टनेज, भाई कितने टन की मशीन है वो, राइट, टाई बार डिस्टेंस कितना है ताकि मोल्ड की लेंथ और विड्थ डिसाइड कर सकें, है ना, ओपन और क्लोज लिमिट कितनी है, राइट, ताकि हम मोल्ड की शट हाइट डिसाइड कर सकें या मोल्ड की हाइट को डिसाइड कर सकें। इंजेक्शन प्रेशर कितना है ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए वो जो मशीन है वो एप्लीकेबल है कि नहीं या फिर वो सही सिलेक्शन है कि नहीं, राइट। और इजेक्शन स्ट्रोक से क्या पता करेंगे भाई कंपोनेंट का हाइट मैक्सिमम कितना हम लोग ले सकते हैं, राइट। चलिए, थर्ड जो क्वेश्चन है कोर और कैविटी के बारे में, अच्छा वो पूछ सकता है व्हाट इज द कोर एंड कैविटी। चलिए, तो कोर इज नथिंग बट इट इज द मेल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट एंड कैविटी इज नथिंग बट फीमेल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट। आपको सिर्फ इतना ही बताना है, ठीक है। उसके बाद है टेल मी द मोल्ड बेस पार्ट नेम विथ चाइल्ड पार्ट्स। भाई मोल्ड बेस के नाम बताना है, पार्ट्स के नाम बताना है आपको, और चाइल्ड पार्ट कौन कौन से उसके अंदर हो सकते हैं। देखो एक मोल्ड के अंदर क्या होता है टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट होती है, कोर एंड कैविटी प्लेट होती है, स्पेसर होता है, राइट, इजेक्टर ग्रिड होती है, इजेक्टर ग्रिड में इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट होता है ना, तो दो प्लेट का कॉम्बिनेशन होता है इजेक्टर ग्रिड, ओके। स्टीपर प्लेट हो सकता है जो कि कंपोनेंट को इजेक्ट करने के काम आता है। देन अगर चाइल्ड पार्ट की बात करूं तो उसमें सबसे पहले लोकेटिंग रिंग जो सबसे ऊपर होता है, राइट, स्क्रू बुश होता है, गाइड पिलर एंड बुश होता है, राइट, इजेक्टर पिन होता है एंड द रेस्ट बटन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और पार्ट्स भी हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको कॉमन पार्ट्स बताए, लेकिन अगर आप इतना भी अगर आप बताओगे तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है बेसिक ऑफ मोल्ड डिजाइन के बारे में, वो है हाउ टू डिसाइड मोल्ड लेंथ, विड्थ एंड हाइट। भाई मोल्ड की लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट को आप कैसे डिसाइड करोगे। देखो जनरली अगर मैं बात करूं ना तो मैक्सिमम की लेंथ और विड्थ जो है वो टाई बार की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब मैक्सिमम, राइट। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग फेजिबिलिटी की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग फेजिबिलिटी के हिसाब से हम मोल्ड की लेंथ और विड्थ को डिसाइड करते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लास्टिक मटेरियल और इसकी प्रॉपर्टी
के बारे में, लाइक श्रिंकेज वैल्यू, राइट, बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो प्लास्टिक मटेरियल, जैसा मैंने आपको प्लास्टिक मटेरियल के बारे में पहले भी बताया है, भाई थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट दो तरह के प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जो कि आप किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरली अगर हम इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की बात करते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में जो है वो एबीएस, पीएस, पीए, पॉम, पीपी ये मटेरियल्स आते हैं, राइट। ठीक है, तो इसका श्रिंकेज वैल्यू दिया हुआ है परसेंटेज में और एमएम में, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली आपसे श्रिंकेज वैल्यू वो पूछ सकता है। चलिए इलास्टोमर की बात करते हैं। तो भाई इलास्टोमर बेसिकली वो भी एक पॉलीमर मटेरियल होता है, राइट। ठीक है, लेकिन ये इलास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई एक इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके अंदर ज्यादा होती है। अगर मैं इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो ये एक नेचुरल इलास्टोमर होता है और सिंथेटिक इलास्टोमर होता है, जो कि इसके दो टाइप्स हैं। ठीक है, अब नेचुरल इलास्टोमर में जैसे कि रबर ट्री से बना हुआ नेचुरल रबर हो सकता है, राइट। और अगर सिंथेटिक इलास्टोमर की बात करूं तो इसके अंदर सिलिकॉन या फिर नाइट्राइल रबर हो सकता है, राइट। ठीक है, तो बेसिकली अगर इलास्टोमर जो मटेरियल होते हैं उसको जब इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाते हैं तो उसके अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग की प्रोसेस करना पड़ती है, जैसे ट्रिमिंग या डीफ्लेशिंग हमको करना पड़ता है। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं तो जो इलास्टोमर मटेरियल होते हैं वो टीपीयू और टीपीओ मटेरियल होते हैं। ठीक है, आपने ये मटेरियल कम सुने होंगे लेकिन आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, जो कि ईपीडीएम और एनबीआर मटेरियल है। तो ईपीडीएम और एनबीआर मटेरियल गैसकेट या फिर ओरिंग बनाने के यूज में आते हैं, राइट। ठीक है, चलिए इसके इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई प्लास्टिक मटेरियल से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक इंटरव्यूअर, राइट। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द श्रिंकेज रेंज फॉर द पीपी एंड एबीएस। भाई पीपी और एबीएस के लिए श्रिंकेज वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है पीपी के लिए 1 to 2% रहेगी, तो आपको इतना ही बताना है किसी भी मटेरियल के बारे में पूछा जाए। और एबीएस के लिए जो रहेगी वो 0.4 to 0.6% रहेगी। ठीक है, ये जो श्रिंकेज वैल्यू है ये वर्जिन मटेरियल के लिए है, राइट। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल अभी मिलाया नहीं गया है, राइट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिमेट्रिक और असिमेट्रिक श्रिंकेज। मतलब सिमेट्रिक और असिमेट्रिक श्रिंकेज होता क्या है। देखो बेसिकली सिमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, वो यूनिफॉर्म श्रिंकेज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक्स, वाई और जेड एक्सिस में। ठीक है, और असिमेट्रिक जो श्रिंकेज होता है वो सिर्फ एक ही किसी पर्टिकुलर एक्सिस में किसी स्पेसिफिक डायमेंशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही श्रिंकेज की हमको जरूरत पड़ती है और हम लोग कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन जो है टेल मी एनी 5 थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। कोई भी थर्मोप्लास्टिक के मटेरियल के नाम बताओ जो कि 5, राइट। चलिए देखते हैं। पीपी, पीसी, ओके, एबीएस। पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीकार्बोनेट, एकोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टीरीन, राइट। पीए मतलब पॉलीअमाइड जो कि एक नायलॉन मटेरियल है, राइट। और पॉम। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 मटेरियल है। फिर कोई भी 5 मटेरियल के आप नाम बता सकते हो, लेकिन वो थर्मोप्लास्टिक होने चाहिए, राइट। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज डेंसिटी फॉर पीपी एंड एबीएस मटेरियल। मतलब पीपी और एबीएस का डेंसिटी क्या रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्योंकि मटेरियल असाइन करने के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, राइट। तो पीपी का जो डेंसिटी है वो 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और एबीएस का जो डेंसिटी है वो है 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी मटेरियल के बारे में, क्योंकि ओवर मोल्डिंग एक प्रोसेस होती है जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग का ही पार्ट है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर पीपी की बात करूं तो ये 160 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एबीएस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 220 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब इसका एबीएस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है कंपेयर टू पीपी मटेरियल, है ना। और पीए मटेरियल का जो होता है जिसको नायलॉन भी बोलते हैं वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस या 230 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप इसको बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में, क्योंकि अभी हम लोगों ने मटेरियल के बारे में बात करा था। देखो तो रॉ मटेरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो रॉ मटेरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन, प्लास्टिक की बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, स्टील का भी रॉ मटेरियल हमको परचेस करना होता है, राइट। तो स्टील के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि भाई रॉ मटेरियल कौन सा लिया जाए। देखो मटेरियल सिलेक्शन फॉर प्रोडक्ट एंड द मोल्ड। चलिए देखते हैं मटेरियल्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। देखो मटेरियल का सिलेक्शन प्लास्टिक पार्ट के लिए जो कि आप कंपोनेंट जो आप मोल्ड से बनाने वाले हो, और मोल्ड टूल के बारे में, राइट। तो मोल्ड टूल का भी हम लोग किस तरह से मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं। प्लास्टिक पार्ट का जो मटेरियल सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है उसके एप्लीकेशन के ऊपर कि भाई कहां पर उसका एप्लीकेशन हो रहा है और उस कंपोनेंट की वर्किंग कंडीशन क्या होने वाली है,
राइट। तो उन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है प्लास्टिक पार्ट का के मटेरियल का सिलेक्शन। और मोल्ड टूल का जो मटेरियल है उसका सिलेक्शन प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना शॉट्स हमको निकालने हैं या कंपोनेंट कितने चाहिए, कितना प्रोडक्शन चाहिए। और एक्यूरेसी या फिर डायमेंशन एक्यूरेसी की बोल सकते हो, तो डायमेंशन एक्यूरेसी के ऊपर भी मोल्ड टूल का मटेरियल डिपेंड करता है या कोर और कैविटी का मटेरियल डिपेंड करता है, राइट। तो ये दोनों चीजें डिपेंड करता है एप्लीकेशन एंड द वर्किंग कंडीशन के ऊपर। साथ ही साथ मोल्ड टूल की बात करूं तो प्रोडक्शन और एक्यूरेसी के ऊपर स्टील यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मटेरियल सिलेक्शन की बात करूं तो इवन प्लास्टिक के बारे में भी हमको कस्टमर से डिस्कशन करना पड़ता है, ठीक है। और अगर मैं मोल्ड टूल के बारे में बात करूं तो उसके लिए भी कस्टमर से डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। चलिए, इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट द मटेरियल सिलेक्शन के बारे में बात करता हूं। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबाउट द मटेरियल सिलेक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट यू चूज मटेरियल फॉर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। भाई हाउस होल्ड प्रोडक्ट को अगर आपको बनाना है तो कौन सा प्लास्टिक मटेरियल आप चूज करोगे। जनरली हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए पीपी या फिर पॉलीकार्बोनेट मटेरियल या पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज किया जाता है, क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है, ये फूड ग्रेड मटेरियल होते हैं, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं, राइट। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए पीपी या पीसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कॉमन मटेरियल फॉर मोल्ड कोर एंड कैविटी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। अगर मतलब स्टील की बात हो रही है, यहाँ पर आयरन की बात हो रही है, भाई कोर और कैविटी के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, राइट। जनरली P20 मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कोर एंड कैविटी, है ना। EN30 का भी इस्तेमाल किया जाता है, H13 का इस्तेमाल किया जाता है जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लार्ज हो, राइट। और 420SS का भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कोर और कैविटी स्टील, राइट। चलिए, प्लास्टिक मटेरियल नेम विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन सा मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है। पीवीसी, एबीएस और पीसी मटेरियल। देखो भाई इसका कारण क्या है, ये तीनों मटेरियल क्यों यूज करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि बेसिकली ये फायर रेजिस्टेंस मटेरियल होते हैं, ये फायर को रजिस्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई इन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो, फोर्थ क्वेश्चन है MS और C45 मटेरियल वेयर वी कैन यूज इन मोल्ड। देखो MS और C45 मटेरियल ये ज्यादा हार्ड मटेरियल नहीं है, तो इनका इस्तेमाल जो होता है वो मोल्ड बेस के पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, बैक प्लेट, स्पेसर। तो इस तरह के एलिमेंट्स बनाने के लिए हम लोग MS या C45 मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। चलिए, मटेरियल फॉर द गाइड पिलर एंड द गाइड बुश। देखो गाइड पिलर और गाइड बुश सबसे पहले तो किस काम आते हैं, यह है सेंटर अलाइनमेंट के काम आते हैं, राइट। तो इसका जो मटेरियल है वो EN353 बोल सकते हो, और EN31 मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द गाइड पिलर एंड द गाइड बुश। भाई ये मटेरियल बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, राइट, ठीक है, बिल्कुल जाकिर खान की तरह। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक पार्ट डिजाइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब आ गया है प्लास्टिक पार्ट डिजाइन। देखो प्लास्टिक पार्ट डिजाइन के अंदर जब मैं बात करता हूं ना, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि ड्राफ्ट एंगल, पार्टिंग लाइन, वॉल थिकनेस, जब आप प्लास्टिक के पार्ट को डिजाइन करते हो, राइट। ठीक है, तो अगर मान के चलो ये प्लास्टिक का पार्ट है जो कि एक असेंबली पार्ट है, राइट, तो इसको अगर मुझे बनाना है या फिर इसके पर्टिकुलर कंपोनेंट को मोल्ड से बनाना है, तो उसके अंदर ये तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो है ड्राफ्ट एंगल, पार्टिंग लाइन और वॉल थिकनेस। तो चलो एक एक करके समझते हैं ड्राफ्ट एंगल क्यों जरूरी है। तो ड्राफ्ट एंगल इसलिए जरूरी है, अगर मैं इन दो कंपोनेंट की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो ड्राफ्ट एंगल आपको दिख रहा है, दूसरे कंपोनेंट में ड्राफ्ट एंगल नजर आ रहा है, लेकिन पहले कंपोनेंट में आपको ड्राफ्ट नहीं नजर आ रहा, जिसके कारण उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो फॉर द इजी इजेक्शन फ्रॉम द मोल्ड हम लोग ड्राफ्ट प्रोवाइड कराते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर। देखो ड्राफ्ट एंगल मिनिमम 0.522 डिग्री हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, पर डिपेंड करता है पार्ट के एप्लीकेशन के ऊपर, उसके कंपोनेंट की हाइट के ऊपर, कंपोनेंट जो भी फीचर है उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद है पार्टिंग लाइन। देखो पार्टिंग लाइन का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली पार्टिंग लाइन दो तरह की होती है, एक होती है फ्लैट पार्टिंग लाइन और एक होती है नॉन फ्लैट पार्टिंग लाइन। देखो अगर 3D पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक पार्ट दिख रहा है, तो इसके अंदर पार्टिंग लाइन कहां बन सकती है, जहां पर दोनों का एंगल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल जहां पर मैट करेंगे। जनरली पार्टिंग सरफेस और पार्टिंग लाइन इस तरह से दिखेगी, राइट, ठीक है। तो पार्टिंग सरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो वॉल थिकनेस की बारे में बात करूं तो वॉल थिकनेस शुड बी यूनिफॉर्म। जहां पर आपको जो कंपोनेंट दिख रहा है ना, इसकी जो वॉल थिकनेस है यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो किसी भी प्लास्टिक पार्ट के अंदर, राइट। तो ये तीन चीजों के बारे में अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका प्लास्टिक का जो पार्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से डिजाइन होगा, राइट। चलिए
अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट द प्लास्टिक पार्ट कि भाई प्लास्टिक पार्ट से रिलेटेड इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए देखते हैं। चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है प्लास्टिक पार्ट को डिजाइन करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो कैड सॉफ्टवेयर स्किल यू हैव, भाई कौन सी कैड सॉफ्टवेयर स्किल आपके पास है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम ले सकते हो जिसकी स्किल आपके पास रियली में है। ठीक है, लाइक एनएक्स, सॉलिड वर्क, लाइक क्रियो। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप भाई पार्ट को डिजाइन तो कर सको। इज इट क्लियर? चलिए, तो अगर आपके पास स्किल अगर नहीं रहेगी तो पार्ट को डिजाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इज इट क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन जो है, What do you know about प्लास्टिक पार्ट डिजाइन टॉलरेंस। देखो प्लास्टिक पार्ट डिजाइन टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं तो हर प्लास्टिक मटेरियल का जो टॉलरेंस होता है या तो उसकी श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर टॉलरेंस रेंज जो होती है वो हर प्लास्टिक मटेरियल के अलग अलग होती है। तो वो डिपेंड करता है उसकी श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक, कितनी श्रिंकेज वैल्यू उसके अंदर है। राइट, तो इसके लिए आईएसओ स्टैंडर्ड टॉलरेंस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्लास्टिक मटेरियल। राइट, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग पर्टिकुलर डायमेंशन रेंज के लिए हम लोग टॉलरेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। राइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राफ्ट एंगल इन प्लास्टिक पार्ट। अगर प्लास्टिक पार्ट के अंदर ड्राफ्ट एंगल का यूज क्या है। देखो भाई अभी मैंने जैसे बताया था कि ड्राफ्ट एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि पार्ट आसानी से निकल सके फ्रॉम द मोल्ड। राइट, तो डिपेंड करता है वो डायमेंशन कितना है जहां पर आपको ड्राफ्ट एंगल देना है। राइट, तो ड्राफ्ट एंगल मिनिमम हमको देना चाहिए। अगर मैं बात करूं भाई 1.5 डिग्री ड्राफ्ट आप दे सकते हो पर 001 इंच टू 0.025 mm। ओके, तो इस इतना अगर डेप्थ है तो 1.5 डिग्री तक का ड्राफ्ट आप उसके अंदर दे सकते हो। बाकी ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई कंपोनेंट का एप्लीकेशन क्या है या फिर वो दूसरे पार्ट से फिटिंग उसका प्रॉपर होगा कि नहीं, तो उसके ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ये कंपोनेंट के अंदर ड्राफ्ट एंगल अगर नहीं होता तो इसका निकलना पॉसिबल नहीं था। राइट, चलिए व्हाट इज द अंडरकट इन पार्ट। भाई अंडरकट क्या होता है पार्ट के अंदर। अंडरकट मतलब बेसिकली एक फीचर है जो कि प्रिवेंट करता है इजेक्शन को। ठीक है, कि भाई कंपोनेंट का इजेक्शन ना हो सके मोल्ड के अंदर से। राइट, तो उसको बोलते हैं अंडरकट। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के अंडरकट होते हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पर आपको इस फोटोज के अंदर नजर आ रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर आपको अंडरकट वाला पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, अगर उसको उसी तरह से क्रिएट किया जाए जो कि पुअर डिजाइन है तो उसको निकालना है मुश्किल है, वो कंपोनेंट टूट जाएगा। राइट, चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, टेल मी अबाउट वॉल थिकनेस इन प्लास्टिक पार्ट। अच्छा, वॉल थिकनेस के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो वॉल थिकनेस इज नथिंग बट, बेसिकली बोल सकते हो कि वॉल थिकनेस उसकी वॉल है जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली लेकिन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस की बात करूं किसी कंपोनेंट के अंदर तो उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। राइट, क्योंकि उसका कंप्लीट पार्ट का जो डिजाइन है उसका कुछ पर्पस है, कुछ एप्लीकेशन है, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। राइट, और मिनिमम और मैक्सिमम जो वॉल की थिकनेस है वो डिपेंड करता है प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर। तो हर प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर, हर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के लिए हम लोग सेम वॉल थिकनेस नहीं ले सकते। राइट, तो उसके लिए वॉल की थिकनेस चेंज हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम वॉल थिकनेस। राइट, तो वॉल थिकनेस हमेशा याद रखो कि वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस रहेगी तो आपका कंपोनेंट सही क्रिएट होगा। राइट, अब बात करते हैं डीएफएम रिपोर्ट के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनटू द डिजाइन, पार्ट डिजाइन में भी और मोल्ड डिजाइन में भी। देखो डीएफएम मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग है ना, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग की मैन्युफैक्चरिंग फेजिबिलिटी या फिर उसकी कंपेटिबिलिटी को चेक करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो डीएफएम रिपोर्ट ये इंश्योर करता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट डिजाइन है वो कंपेटिबल है कि नहीं विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। राइट, ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी के साथ निकले या फिर उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा अच्छे हों। ठीक है, तो बेसिकली ये एक और चीजों में हेल्प करता है भाई, आपकी कॉस्ट को भी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी कम करने में मदद करता है। तो डीएफएम रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये बताती है कंपेटिबल विद द मैन्युफैक्चरिंग। राइट, कि भाई हमारा प्रोडक्ट कंपेटिबल है कि नहीं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बेसिकली जैसे मैंने बताया कि भाई डीएफएम रिपोर्ट का अगर आप यूज करते हो तो आपके कॉस्ट को कम करने में काम आएगा वहां पर। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग एक रिपोर्ट देखते हैं एक प्लास्टिक के प्रोडक्ट के लिए। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, फेजिबिलिटी रिपोर्ट या डीएफएम रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दिख रहा है। तो हम लोग जो मोल्ड बनाने वाले हैं वो पार्ट बी के बारे में बनाने वाले हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पर पार्ट ए के भी डायमेंशन है और पार्ट बी के भी डायमेंशन है। तो अगर इसके अंदर आप देखोगे तो पार्ट के डायमेंशन, राइट, पार्ट के डिटेल में
पार्ट एवरेज वॉल थिकनेस कितनी है भाई, एवरेज वॉल थिकनेस 2 mm है और मैक्सिमम जो है 2.5 के आसपास है। पार्ट का वेट दिया हुआ है, डेंसिटी को कंसीडर किया गया है वहां पर, उसके बाद ही पार्ट का वेट लिखा गया है, राइट। प्लास्टिक का मटेरियल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे कंपोनेंट के लिए पीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। श्रिंकेज जो कंसीडर किया है वो 1.8% है, राइट। डाटा जो मिला है हमको स्टेप फॉर्मेट में मिला है और नंबर ऑफ कैविटीज जो रहेगा वो 4 रहेगा, ठीक है। अब क्या क्या डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि भाई टूलिंग फैसिलिटी में क्या क्या पॉइंट्स हम लोग बताने वाले हैं, जैसे कि ए और बी सरफेस बताने वाले हैं, राइट। और मोल्ड की ड्रॉ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगी, पार्टिंग लाइन कहाँ रहेगी, ठीक है। अगर अंडरकट है तो उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, ठीक है। पार्ट का लेआउट कैसे रहेगा, राइट। कोई अगर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर हो सकता है तो भाई उसकी क्या प्रेडिक्ट बोल सकते हो, कितना प्रेडिक्ट किया है कि भाई होने की संभावना कितनी है, राइट। चलिए देखो, ए और बी सरफेस में आपको दिखाना है कि भाई ए सरफेस जो होती है वो कैविटी सरफेस होती है और बी सरफेस जो होती है वो कोर सरफेस होती है। तो आपको ये शो करना रहता है कि भाई कोर और कैविटी सरफेस कौन सी रहेगी, ठीक है। तो आप कलर कोडिंग से इसको शो कर सकते हो। लेआउट पोजीशन में आपको ये समझाना होता है कि फिक्स्ड हाफ कौन सा होगा और मूविंग हाफ कौन सा होगा, मतलब कैविटी साइड में कौन सा पोर्शन जाने वाला है कंपोनेंट का और मूविंग साइड में कौन सा जाने वाला है, और मोल्ड का ड्रॉ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा, राइट, ठीक है। स्लाइडर और अनस्क्रूइंग कंसेप्ट में आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि भाई इसमें क्या कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें स्लाइडर 2 का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है अनस्क्रूइंग वाला कंपोनेंट, जिसके लिए हम लोग मोल्ड क्रिएट करने वाले, उसमें अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, ताकि कंपोनेंट इजेक्ट हो सके, ठीक है। गेट सिस्टम की बात करूं तो 2 तरह के गेट सिस्टम कस्टमर को हमने प्रोवाइड कराए थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबमरीन गेट का इस्तेमाल किया है कि भाई सबमरीन गेट का इस्तेमाल करके हम लोग कंपोनेंट के अंदर फिल करेंगे, जो ऑटो डिगेटिंग सिस्टम होता है, राइट, ठीक है। और उसके बाद एक और कंसेप्ट है जो पिन पॉइंट गेटिंग सिस्टम है, जिसको आप बोल सकते हो 3 प्लेट मोल्ड सिस्टम, राइट। तो पिन पॉइंट गेटिंग सिस्टम और ये भी ऑटो डिगेटिंग सिस्टम होता है, जिससे पार्ट और रनर जो सिस्टम जो रहेगा वो ऑटोमेटिक डिगेट हो जाएगा, ठीक है। अब है इजेक्शन सिस्टम किस तरह का रहेगा भाई, इजेक्शन सिस्टम को बताना पड़ेगा। देखो फर्स्ट जो पार्ट दिख रहा है उसके अंदर रहेगा स्लीव पिन का इजेक्शन, तो स्लीव पिन से कंपोनेंट को इजेक्ट किया जाएगा। और सेकंड जो आपको दिख रहा है उसके अंदर स्टीपर प्लेट इजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा कंपोनेंट को इजेक्ट करने के लिए, राइट, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट की वॉल थिकनेस, तो पार्ट की वॉल थिकनेस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई यहाँ पर यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस है कंपोनेंट 1 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस मिली है तो भाई यहाँ पर कम चांसेस है कि सिंक मार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वॉल थिकनेस अधिकतर यूनिफॉर्म है, दैट्स व्हाई, राइट। अब सेकंड वाले में आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस नहीं है लेकिन कंपोनेंट बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो हो सकता है सिंक मार्क प्रोड्यूस हो लेकिन वो दिखेंगे नहीं, है ना, नजर नहीं आएंगे, राइट। फ्लो एनालिसिस फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ मोल्ड डिफेक्ट, भाई देखो फ्लो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट डिजाइन करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लो लाइंस, बर्न मार्क, वॉरपेज, फ्लैशेस, वैक्यूम वॉइड्स, सिंक मार्क, वेड लाइन, शॉर्ट, तो इस तरह से के कुछ फ्लो एनालिसिस हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह के डिफेक्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए फ्लो एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डिफेक्ट को अगर आपको रोकना है तो फ्लो रेट को, मोल्ड टेम्परेचर को, इंजेक्शन प्रेशर को, या पार्ट डिजाइन में कुछ चेंजेस करके, राइट, या मोल्ड डिजाइन के वर्क को या रीमोल्ड को रीडिजाइन करके आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, राइट, और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कुछ डिफेक्ट, राइट, जिसके सॉल्यूशन कुछ हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि भाई पर्टिकुलर एक जो भी आपका डिफेक्ट है उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हम अडॉप्ट करेंगे, राइट। चलिए इंटरव्यू क्वेश्चन मोल्डिंग डिफेक्ट से रिगार्डिंग क्या हो सकते हैं, चलिए मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रीजन ऑफ वाइट्स और बबल का क्या रीजन हो सकता है। देखो जनरली अगर मैं बात करूँ ना तो मॉइस्चर या फिर ट्रैप्ड एयर इनटू द प्लास्टिक पार्ट, ठीक है। तो ये 2 रीजन हो सकते हैं कि भाई आपके कंपोनेंट के अंदर वाइट्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब जब तक आपके एयर निकलेगी नहीं या एस्केप नहीं होगी ना, तब तक बहुत मुश्किल है कि आपका वाइट्स अवॉइड आप कर पाओ, राइट। तो दैट्स व्हाई उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको एयर वेंट डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वॉरपेज। देखो वॉरपेज क्या है और उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हो आप। देखो वॉरपेज मतलब होता है बेसिकली कंपोनेंट का मुड़ जाना या श्रिंक हो जाना, राइट। तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन में अगर वो श्रिंक हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, तो उसका जो सॉल्यूशन वो है इंक्रीज मोल्ड इंजेक्शन प्रेशर, राइट, एंड द टाइम को थोड़ा होल्ड करके रखो,
ताकि ताकि आप कूलिंग के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ठीक है, तो आप वॉरपेज को रिड्यूस कर सकते हो। या फिर एक डिजाइन में भी आप चेंज कर सकते हो, जिसमें रिब और गसेट्स को आप लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए इस कंपोनेंट के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई इसके अंदर रिब और गसेट्स का इस्तेमाल करके हम लोग वॉरपेज को रोकने की कोशिश करते हैं, राइट। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है सिंक मार्क के रिगार्डिंग। तो सिंक मार्क का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ सिंक मार्क? देखो, सिंक मार्क कब होता है? जब हॉट लिक्विड रेजिन जो है वो कूल हो जाता है और श्रिंक होता है, राइट, लेकिन बट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। अगर कंपोनेंट की वॉल थिकनेस अगर ज्यादा होती है ना, या कहीं कहीं पर वॉल थिकनेस ज्यादा है, कहीं कहीं पर कम है, तो अनइवन वॉल थिकनेस के कारण सिंक मार्क प्रोड्यूस होता है, राइट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस फोटो के अंदर कि सिंक मार्क मतलब एक डिप्रेशन है। तो वहां पर आपको मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा रहा हूं कि भाई इस तरह से सिंक मार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज शॉर्ट डिफेक्ट? शॉर्ट डिफेक्ट क्या होता है? देखो, शॉर्ट मतलब होता है इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इनटू द ड्यूरिंग द मोल्डिंग प्रोसेस, राइट। तो कंप्लीट तरीके से कंपोनेंट फील नहीं हो पाता, इंप्रेशन फील नहीं हो पाता, तो कंपोनेंट जो है वो थोड़ा सा रह जाता है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रॉब्लम, राइट। लास्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन एलिमिनेट वेल्ड मार्क्स फ्रॉम पार्ट। भाई, वेल्ड लाइन को या फिर वेल्ड मार्क को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? देखो, इसका जो है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मोल्ड, राइट। तो एक ये है कि अब मोल्ड के टेम्परेचर को या प्लास्टिक मटेरियल के टेम्परेचर को आप थोड़ा सा इंक्रीज करो, राइट, और गेट की लोकेशन को चेंज करो। भाई, बदलाव जरूरी है, राइट। अगर आप थोड़ा सा गेट की लोकेशन को चेंज करोगे तो हो सकता है कि भाई आपके वेल्ड मार्क वहां पर प्रोड्यूस ना हो, राइट। चलिए, कंसेप्ट डिजाइन की बात करते हैं। तो भैया, कंसेप्ट डिजाइन बनाना उसका जरूरी होता है जब भी किसी मोल्ड पे हम लोग काम कर रहे हैं किसी कंपोनेंट के लिए, तो मोल्ड की फेजिबिलिटी चेक करने के लिए प्लस कस्टमर को शो करने के लिए कंसेप्ट डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2 बनाना पड़ता है कभी कभी कस्टमर के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको 2 कंसेप्ट दिखा रहा हूँ एक प्रोडक्ट के लिए कि भाई इस तरह से 2 कंसेप्ट है जिस तरह से हम लोग मोल्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट डिजाइन है, राइट। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ मटेरियल। अच्छा, मेथड फॉर प्रिपेयरिंग बॉम्ब, कि भाई बिल ऑफ मटेरियल को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। देखो, बिल ऑफ मटेरियल को बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखना जरूरी है। बिल ऑफ मटेरियल में पार्ट नेम, पार्ट साइज, क्वांटिटी, मटेरियल और रिमार्क, राइट। तो पहली बात, तो बिल ऑफ मटेरियल क्यों यूज होता है? ताकि कस्टमर जो है वो मोल्ड के लिए मटेरियल परचेस कर सके, ऑर्डर दे सके, राइट। दैट्स वाई बिल ऑफ मटेरियल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई कितना मोल्ड का साइज रहेगा, कितना प्लेट का साइज रहेगा, राइट। चलिए, यहाँ पर आपको एक बिल ऑफ मटेरियल में शो करता हूं, दिख रहा है यहाँ पर? तो आई थिंक नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। देखो, तो यहाँ पर आपको बिल ऑफ मटेरियल नजर आ रहा है, राइट। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ा सा कि भाई इसके अंदर बेसिकली क्या है, टॉप प्लेट है, बॉटम प्लेट है, उसके अलग अलग साइज दिए हुए हैं, राइट। इसी तरह से गाइड प्लेयर, गाइड बुश, स्क्रू बुश, लोकेटिंग रिंग और सभी का यहाँ पर साइज दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने साइज दिया है ना, वो फिनिश साइज है, ठीक है। और उसके साथ में मैंने क्वांटिटी भी दी हुई है, ठीक है। तो साइज दिया हुआ है, फिनिश या फिर क्वांटिटी भी दिया हुआ है, मटेरियल भी बताया हुआ है कि भाई कौन सा मटेरियल मैं उसके लिए यूज करने वाला हूँ, राइट। तो दैट्स वाई कस्टमर को आसानी रहेगी कि भाई वो मटेरियल आसानी से परचेस कर सके, राइट। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाई, मोल्ड डिजाइन कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं कि भाई जब तक मोल्ड के डिजाइन के लिए आप कैलकुलेशन नहीं करोगे ना, तब तक आप मोल्ड को अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देयर विदाउट कैलकुलेशन देयर इज नो डिजाइन, ओके। चलिए, बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले होता है टनेज कैलकुलेशन। जब टनेज कैलकुलेशन करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। शॉर्ट कैपेसिटी वेरिफिकेशन, रनर कैलकुलेशन, गेट सिलेक्शन एंड कैलकुलेशन, अदर कैलकुलेशन लाइक गियर फॉर अनस्क्रू, ओके। चलिए, तो ये कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो 1 बाय 1 कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले टनेज कैलकुलेशन। टनेज कैलकुलेशन में हम लोग बेसिकली ये टनेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर पहले रहेगा प्रोजेक्टेड एरिया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैविटीज, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द इंजेक्शन प्रेशर ऑफ मशीन, ठीक है। डिवाइड करेंगे 1 लाख से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया का फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पर अगर बेसिकली हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। किसी भी तरह का फोर्स हम लोग जो लगा रहे हैं ना, तो हम लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लैंपिंग फोर्स के बारे में जनरली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फोर्स इक्वल टू इज नथिंग बट प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो एरिया इज नथिंग बट इट इज द प्रोजेक्टेड एरिया। ये क्या है, ये प्रोजेक्टेड एरिया है। और जो प्रेशर है वो मोल्डिंग मशीन का इंजेक्शन प्रेशर है, राइट। ओके, चलिए
शॉर्ट कैपेसिटी वेरिफिकेशन, शॉर्ट कैपेसिटी वेरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं भाई। तो शॉर्ट कैपेसिटी इंजेक्शन मोल्डिंग का जो स्क्रू वाला पोर्शन है वो कितने मटेरियल को इंजेक्ट करता है एक शॉट के अंदर, राइट। तो ये वेरिफिकेशन करना जरूरी है। इसके लिए आपको एक नोट जरूरी है कि भाई इट शुड बी ग्रेटर देन पार्ट वॉल्यूम, पार्ट का वॉल्यूम हो और फीड सिस्टम का जो वॉल्यूम है उससे ये ज्यादा होना चाहिए, तभी वो मटेरियल को पूरी तरीके से भर सकता है, ठीक है। रनर कैलकुलेशन के बारे में बात करता हूं मैं। तो रनर कैलकुलेशन के अंदर रनर का लेआउट और रनर का डायमीटर, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब रनर का लेआउट जो होता है वो एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जहां से मटेरियल मूव करता है। और रनर का डायमीटर जो होता है वो होता है मटेरियल का फ्लो वे एरिया, कि भाई कितने डायमीटर में से मटेरियल को आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है, वो D इक्वल टू W⁻ 0.5 मल्टीप्लाई बाय L⁻ 0.25 डिवाइड बाय 3.7। इससे आप निकाल सकते हो कि भाई डायमीटर कितना है। लेकिन डायमीटर आप एक पर्टिकुलर रेंज में निकाल सकते हो, और हर मटेरियल की रेंज जो होती है ना वो अलग अलग होती है। देखो जरा, एबीएस के लिए जो रेंज है ना वो 5 mm टू 10 mm है, ठीक है। ये मतलब नायलॉन के लिए जो रेंज है वो 2 mm टू 10 mm है, ठीक है। पीवीसी के लिए रेंज जो है वो 6 mm से लेकर 16 mm तक है। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, दैट्स वाई। और पीए की जो रेंज है वो 6 mm से लेकर 8 mm तक है, ठीक है। दैट्स वाई हमको डायमीटर तो कैलकुलेट करना होता है, लेकिन कैलकुलेट कैसा होना चाहिए? इन रेंज में होना चाहिए, राइट। तो दिस इज द रेंज ऑफ प्लास्टिक रनर डायमीटर, ओके। गेट सिलेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ये इजीली रिमूव होना चाहिए, और मल्टी केविटी का जो मोल्ड होता है ना वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट के बारे में बात करते हैं। तो हाइट का जो फॉर्मूला है गेट की वो है n इंटू टी, W इक्वल टू W इज द विड्थ इक्वल टू 2 इंटू एच, ओके। चलिए, L जो है वो लेंथ, या फिर बोल सकते हो भाई लैंडिंग लेंथ या फिर लेंथ ऑफ द गेट। तो ये 1 टू 1.25 mm हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर H जो है वो हाइट ऑफ द गेट है, W जो है वो विड्थ ऑफ द गेट है, L जो है वो लैंड लेंथ है, T जो है वो वॉल थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट है, और N जो है वो कोएफिशिएंट तो कांस्टेंट ऑफ मटेरियल है जो कि विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। चलिए, अदर कैलकुलेशन लाइक गियर, ठीक है। तो गियर कैलकुलेशन के बारे में आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए कि अगर आप गियर मोल्ड बना रहे हो, अनस्प्रिंग मोल्ड बना रहे हो, तो भाई गियर के बारे में पता होना चाहिए आपको। जैसे मॉड्यूल और पिच डायमीटर क्या होता है, राइट। तो जैसे गियर मॉड्यूल, हमेशा जब हम लोग गियर मोल्ड बनाते हैं तो गियर मॉड्यूल शुड बी सेम फॉर ऑल गियर, राइट। जब हम लोग उसको घुमा रहे हैं उसके अंदर, राइट। और मॉड्यूल क्या होता है भाई? मॉड्यूल इक्वल टू क्या होता है? पिच डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ, ओके। तो डी बाय एन। तो इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए अबाउट द गियर कैलकुलेशन। फाइनल मोल्ड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हम लोगों ने पहले कंसेप्ट देखा था उसका ही हम लोग फाइनल मोल्ड देखेंगे। देखो, ये रहा हमारे पास फाइनल मोल्ड डिजाइन। उसके अंदर गियर जो है वो कुछ इस तरह से नजर आने वाले हैं, लाइक दिस, ओके। ठीक है, यहाँ पर एक गियर मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसके साथ कोर ऐड है, ठीक है। इसके अंदर कुछ और पार्ट्स मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई इसके अंदर कुछ और का पार्ट जैसे कंपोनेंट, राइट। उसके बाद स्क्रू बुश वाला पोर्शन है, यहाँ पर लोकेटिंग रिंग है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और चाइल्ड पार्ट्स को मैं लगा देता हूँ। उसके बाद कोर इंसर्ट, राइट। यहाँ पर यहाँ कैविटी इंसर्ट और कोर इंसर्ट को हम लोग लगाएंगे, तो ये कोर इंसर्ट वाला पोर्शन है, राइट। ये देखिए, ठीक है। और स्प्रिंग का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग स्टीपर प्लेट को चला सके। देखो जरा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। और ये इसके कैविटी इंसर्ट है, लाइक दिस, ठीक है। अब इसकी सभी प्लेटें आएंगी यहाँ पर गाइड प्लेयर गाइड बुश के साथ, सी। यहाँ पर ये बॉटम प्लेट बोल सकते हो आप इसको, राइट। ये इसकी हाउसिंग और ये कंप्लीट मोल्ड। तो हमारा जो फाइनल मोल्ड है वो कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ है, राइट। इसके अंदर कुछ पार्ट देख लेते हैं भाई, कौन कौन से पार्ट्स है इसके अंदर। ये हमारे इंसर्ट्स हैं, ये इंसर्ट्स है लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इसका सेक्शन व्यू काट के देखूं भाई इसके अंदर, तो कूलिंग कैसे होने वाली है इसके अंदर, देख लेते हैं, 1 मिनट। सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको इंसर्ट नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये इनलेट है, यहाँ से, ओके, ओके। यहाँ से ये इनलेट है और यहाँ पर ओरिंग लगेगी इस तरह से, और ये हमारा कंपोनेंट है, ये अनस्क्रीन होके निकलने वाला है भाई यहाँ से, ठीक है। ये हमारा गियर सिस्टम है यहाँ पर, जिसके अंदर बियरिंग लगा हुआ है यहाँ पर, राइट। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कम प्लेटों को हाइड करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा लाइक दिस, देखो जरा, सी, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल मोल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट।
ठीक है। और ये रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म से चलने वाला है, सी हियर लाइक दिस। ठीक है। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। अगर बात करें कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में कि भाई उसके अलावा भी आपसे कुछ क्वेश्चंस अगर कोई इंटरव्यूअर पूछ सकता है तो वो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, या बिहेवियरल क्वेश्चंस हो सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूं तो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं ये। अगर टेक्निकल क्वेश्चन की बात करूं तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक हाउ वुड यू एड्रेस वार्पिंग या फिर वार्पेज डिफेक्ट इन मोल्डेड पार्ट, कैसे पता करोगे कि भाई कहां पर हो सकता है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, भाई डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट यू वर्क ऑन, भाई कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आपने कुछ काम किया है तो आप उसको डिस्क्राइब करो पहले, अगर आपने किसी पे काम किया है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। तो वो डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये जो प्लेलिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंदर जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो इसको देखना जरूरी है। अगर आप पूरी तरह से मोल्ड डिजाइन के बारे में जानना चाहते हो तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और इस प्लेलिस्ट के कंप्लीट वीडियो जब आप देखोगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी कि भाई किस तरह से मोल्ड टेक्नोलॉजी काम करती है, उसकी थ्योरी और कैलकुलेशन क्या होती है। थोड़ा जूम करके दिखाए तो मैं प्लेलिस्ट में कौन कौन से वीडियोस हैं, देखिए जरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।